प्रिय छात्रों, आज मैं एक और नया इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सक्रियण ऊर्जा एवं एंजाइम क्रिया की क्रिया विधि। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि अधिकतर रासायनिक क्रियाएं अपने आप ही शुरू नहीं होती, क्योंकि रिएक्टेंट्स या अभिकारकों के अणुओं में ऊर्जा अवरोध यानी एनर्जी बैरियर पाया जाता है, जिससे ये क्रियाशील नहीं हो पाते। रिएक्टेंट्स अणुओं में ऊर्जा अवरोध को कम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? न्यूनतम ऊर्जा का वह मान जो क्रियाधार अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए सक्रिय करता है, उसे सक्रिय ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब आप नीचे ये दो ग्राफ देख रहे हैं, एक ये और एक ये। एक देख रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एक देख रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ध्यान दीजिए, ये जो पहला ग्राफ है इसमें अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यानी एंजाइम की उपस्थिति में अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यहीं देखिए, यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। तो एंजाइम, ये जो डायग्राम है एंजाइम की अनुपस्थिति उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा की स्थिति को बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है, एंजाइम प्रारंभिक अणुओं से संयुक्त होकर मध्यवर्ती स्वरूप का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। निर्माण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि एंजाइम क्रियाधार द्वारा आवश्यक सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के कारण अधिक संख्या में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं और अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम अभिक्रिया की गति को उस हद तक तेज करता है जब तक इक्विलिब्रियम स्थापित न हो जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में ये जनरली पूछा जाता है। इसमें दो थ्योरीज हैं। पहला है लॉक एंड की थ्योरी, जो कि एमिल फिशर 1894 में दी गई थी और इसे हिंदी में कहते हैं ताला चाबी सिद्धांत। इस थ्योरी के अनुसार एंजाइम तथा क्रियाधार के आकार में पूरक संबंध होता है। एंजाइम पर एक या अधिक एक्टिव साइट्स यानी सक्रिय स्थल होते हैं। ये स्थल विशिष्ट प्रकार के क्रियाधार अणुओं से बंधन करते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। अब क्रियाधार अणु में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अभिक्रिया के अंत में एंजाइम उत्पाद मुक्त हो जाते हैं तथा एंजाइम क्रियाधार के दूसरे अणुओं से संयुक्त हो जाता है। इस थ्योरी के अनुसार एंजाइम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में ताला चाबी का जो रिलेशनशिप है उसी तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में होता है। जिस प्रकार एक विशेष चाबी से विशेष ताला ही खुलता है, उसी प्रकार विशेष एंजाइम और विशेष सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अब आप ये डायग्राम देखिए ध्यान से, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके, यहाँ प्लस का निशान है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है। इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण होने के बाद आप ये देखिए एंजाइम प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है, और उसके नेक्स्ट में आप देखिए एंजाइम जो है फ्री हो जाती है और प्रोडक्ट्स का निर्माण हो जाता है। और यहाँ जो एंजाइम फ्री होती है, दोबारा नए अभिकारकों से या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए ये फ्री है। और इस थ्योरी के कुछ प्रमाण हैं कि ये थ्योरी सही है या नहीं। इसको सही, इसके जो पक्ष में प्रमाण है वह है, इससे ये स्थापित होता है कि एंजाइम की अल्प मात्रा क्रियाधार की बड़ी सांद्रता को उत्प्रेरित कर सकती हैं। सेकंड, ये स्पष्ट करती है कि अभिक्रिया के अंत में एंजाइम
अपरिवर्तित रहता है और दूसरे क्रियाधार से संयुक्त होने के लिए स्वतंत्र होता है। इस थ्योरी का जो ऑब्जेक्शन है लॉक-इन की थ्योरी का, यानी आक्षेप, वो है एंजाइम प्रोटीन है, अभिक्रिया के समय अपनी वास्तविक आकृति में नहीं रह पाते। अपितु इनकी संरचना में परिवर्तन होता है जिससे सक्रिय स्तर की आकृति बदल जाती है। ऐसी कंडीशन में लॉक-इन की थ्योरी कार्य नहीं करती। तो ये इसका ऑब्जेक्शन है। सेकंड जो थ्योरी आप लोगों को इधर दी गई है जो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, और इसको हिंदी में कहते हैं अनुरूप प्रेरण सिद्धांत। और इस सिद्धांत को ध्यान रखिएगा कोशलर ने 1959 में दी थी। इस इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस के अनुसार एंजाइम के जो सक्रिय स्थल हैं उनमें अभिक्रिया के दौरान सूक्ष्म ज्यामितीय परिवर्तन यानी कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव होता है। एक्टिव साइट्स पर दो समूह होते हैं। यहाँ देखो ये एंजाइम है, इस पे दो समूह दिखाई दे रहे हैं, अवलंबन समूह और उत्प्रेरक समूह। अवलंबन समूह को इंग्लिश में कहते हैं बट्रेसिंग ग्रुप और इसको कहते हैं उत्प्रेरक समूह कहते हैं कैटालिटिक ग्रुप। ध्यान रखिएगा अवलंबन समूह क्रियाधार को आधार प्रदान करता है और ये जो कैटालिटिक यानी उत्प्रेरक समूह है ये सबस्ट्रेट को उत्पाद में परिवर्तन करने का कार्य करता है। दोनों समूह जो है पास पास रहते हैं। तो ये एंजाइम है, यहाँ दो ग्रुप दिखाए गए हैं, समूह दिखाए गए हैं, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है एंजाइम के सक्रिय स्थल पर अटैच्ड हो गया है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है। क्रियाधार एंजाइम के जो है आपको बताया गया है कि बट्रेसिंग साइट पर स्थित हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। एंजाइम के विन्यास में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि जो कैटालिटिक ग्रुप है वह क्रियाधार के जिस बंध को तोड़ना होता है उसके बिल्कुल निकट आ जाता है और बंध को तोड़ देता है, जिससे क्रियाधार उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तीन डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम एंजाइम का, दो समूह दिखाए हैं। सेकंड डायग्राम सबस्ट्रेट का, इसके बाद दिखाया कि एंजाइम के जो एक्टिव साइट है उसमें परिवर्तन होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब ये जो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है इसके जो है पक्ष में प्रमाण है। अभिक्रिया के अंत में एंजाइम आपको देखा होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता तथा पुनः दूसरे क्रियाधार अणु से क्रिया करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि एंजाइम की अल्प मात्रा क्रियाधार की बड़ी मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। दूसरा जो पॉइंट है इसके पक्ष में, आप सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, पीडीएफ आपके साथ शेयर करी है कि विभिन्न तकनीक, ये फिजिकल टर्म्स हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल रोटेशन टेक्निक्स फिजिकल टर्म्स हैं। इन टेक्निक्स के द्वारा ये प्रमाणित किया जा चुका है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते समय एंजाइम की सक्रिय स्थल पर विन्यास परिवर्तन होता है। तो ये दो थ्योरीज दी थी, लॉक-इन की थ्योरी और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस एंजाइम के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई हैं। और जनरली एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए ना। धन्यवाद।